तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स को फेसलिफ्ट कैसे दे सकते हैं। और मेरा फोकस था कि विजुअली हम लोग कैसे फेसलिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि कंटेंट वाइज हम लोग सब तो काम कर ही रहे हैं और हम लोग सब अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज रखते ही है। तो उसी चीज को, उसी कंटेंट्स को थोड़ा बेटर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक कंसेप्ट है जिसको 360 डिग्री प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो एज ए प्रेजेंटर वी शुड स्ट्राइव फॉर 360 डिग्री प्रेजेंटेशन। 360 का मतलब है कि इन एवरी सेंस योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। इन द सेंस प्रेजेंटेशन के एस्पेक्ट्स अगर आप देखते हो कि कोई भी एक टॉक, एक प्रेजेंटेशन हम लोगों को देना है, तो उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पहलू तो सब्सटेंस ही होता है कि हम लोग क्या कंटेंट उसमें देंगे। और ये चीज पे ही मैक्सिमम प्रेजेंटर का फोकस भी होता है। तैयारी करना यानी क्या, तो हम लोग मुद्दे ही तो निकालते हैं ना प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी टॉक की, किसी भी लेक्चर की तैयारी करना यानी क्या, तो हम लोग कंटेंट की बात करते हैं। पर प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है कि कंटेंट के अलावा बाकी भी चीजें हैं जिसके ऊपर मेहनत की जा सकती है। और दुनिया के जो बेहतर प्रेजेंटर्स हैं उनमें एक खासियत रही है कि जितने तगड़े उनके कंटेंट होते हैं, उतने ही तगड़े उनके बाकी के जो पहलू है प्रेजेंटेशन के, उसके ऊपर भी वो उतना ही काम करते हैं। और उसमें भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स का विजुअल्स को लेके मेहनत करना मुझे लगता है कि आपके प्रेजेंटेशन को चार चांद लगा देता है, यानी आपके कंटेंट की लज्जत वो बढ़ा देता है। ये एक पहलू हो गया प्रेजेंटेशन का। पर 360 डिग्री में आपके वॉइस मॉड्यूलेशंस की, देखिए एक चीज ये है कि आपके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, आपके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी आप उसको अगर ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो भी प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं होगा ना। आज मैंने कंटेंट बहुत अच्छे बना के लेके आया, 11 टिप्स है, मजा आ रही। मैं विजुअल्स भी बहुत मेहनत करके लेके आया हूँ। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टैटिस्टिक्स भी आपके साथ शेयर किया कि 1 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए मैं 300 घंटे मेहनत करता हूँ। और आज अगर इफ सपोज मेरा मूड नहीं है या फिर और कुछ कारण हो गया कि नहीं मन कर रहा है यार बात को, नेस है, नर्वसनेस है, ये सब चीजें भी उतनी ही ज्यादा मैटर करती है प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए। यानी क्या, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, जिसमें आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, आपका ओरेटरी स्किल बोलो या नरेशन आप जिसको कहते हैं वो, आपकी एग्जाम्पल्स की चॉइस हो, आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, जो ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर पा रही है क्या। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर तब हो जाता है जब एक प्रेजेंटर ऑडियंस की नब्ज को पहचान लेता है कि किस चीज के लिए ये लोग बैठे हैं, जिसको कहते हैं होमवर्क। यानी कंटेंट थोड़े बहुत इधर उधर हो गए चल जाएगा, पर आप अगर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो ऑडियंस के साथ तो शायद मजा नहीं आएगा। मैंने ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मैंने बेहतरीन प्रेजेंटेशन देखा था। और वो था आपको सुन के ताज्जुब होगा कि नागपुर में ही ये प्रेजेंटेशन हुआ था एसबी जैन कॉलेज में। और जो प्रेजेंट कर रहे थे उनका एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 10वीं फेल भी होंगे शायद ये लोग। मैं मुंबई डब्बा वाला की बात कर रहा हूँ। और ये प्रेजेंटेशन 45 मिनट, एक्चुअली 1 घंटा शेड्यूल हुआ था, पर उन्होंने 45-50 मिनट में वो खत्म कर दिया था। और लोग बोल रहे थे कि अरे इतने जल्दी खत्म हो गया क्या यानी दिस इज द रियल फीडबैक, कि प्रेजेंटेशन खत्म ना हो यार और सुनना है। ये जब फीडबैक आता है ना, दिस इज द रियल फीडबैक बॉस। इंसिडेंटली आज भी मेरे साथ हुआ है वो, कि आप बचे हुए 4 टिप्स सुनना चाहते हो तो शायद कन्विंसिंग लग रहा है मेरा प्रेजेंटेशन, या शायद आपको बेटर लग रहा है ये। तो इसमें ना बात होती है, आप ऑडियंस के साथ अगर कनेक्ट हो पा रहे हो तो वो प्रेजेंटेशन बेहतरीन कैटेगरी में चला जाता है। और जैसे मैं बोल रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे है, और ये लोग जो 10वीं फेल है वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और वो बेहतरीन प्रेजेंटेशन इसलिए हो रहा है, वो इसलिए नहीं कि उनकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स बहुत बेहतर है, वो तो कनेक्ट हो पा रहे हैं। 360 डिग्री प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं ना, दुनिया के जो बेस्ट प्रेजेंटर्स है वो उस कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि नॉलेज अच्छा है, इसलिए नहीं है। आज तक आपने भी अनुभव तो किया होगा ना, मैंने तो हाल ही में किया है, कोविड से जस्ट पहले
मैं एक वर्कशॉप में गया था, वन डे वर्कशॉप था, और जिसमें आईआईटी और आईएम्स यानी इंडिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट के सबसे टॉप लेवल के लोग वहां पे प्रेजेंटेशन कर रहे थे। और पूरे हॉल में एक ही चर्चा चल रही थी कि यार क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी नॉलेज बहुत बेहतरीन था, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं, और शायद होंगे नॉलेज वाइज, पर बात ये होती है कि आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो ऑडियंस के साथ, तो वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। वॉलमार्ट के एक सीईओ थे जिन्होंने चार्ज लिया था जस्ट वॉलमार्ट का, और ऑब्वियसली वो वॉलमार्ट में, आपको भी मालूम है वॉलमार्ट में दुनिया की सबसे बड़ी फर्म और रिटेल के जायंट जिसको कहते हैं, इंसिडेंटली अभी अमरावती जैसे छोटी सिटी में भी ये विदर्भ में पहुंच चुके हैं। सो इनके सीईओ जब नए आए थे, उस कंपनी में ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आने आके बात करें सबसे। और एक बड़े स्टेडियम में कंपनी के एम्प्लॉयज और बाकी जो उनके कस्टमर्स थे, एक बड़ा गैदरिंग था, और ये राउंड स्टेडियम था, और उसके सेंटर पे ये स्पीच देने के लिए जस्ट खड़े हुए। मुझे नाम नहीं आ रहा है इनका, याद नहीं आ रहा है, पर आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो, ये यूट्यूब पे है वीडियो अवेलेबल। और मैं वो, क्योंकि मैं रिटेल में एक्सपर्टाइज रखता हूँ, उसके भी ऊपर सेशंस लेता हूँ, तो मैं वो वीडियो देख रहा था। और मैंने देखा वो वीडियो में कि जैसे वो सेंटर स्टेज पे आए और उन्होंने जस्ट गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बस इतना ही शब्द कहा, और देयर वाज अ रोर। रोर यानी इतना इतना ज्यादा रिस्पॉन्स उनको मिला सिर्फ ये एक लाइन की वजह से। आई वाज सो अगस्त कि मैं भी देख रहा था कि शायद मुझसे कुछ मिस हुआ क्या। मैंने वीडियो फिर से रिवर्स किया कि ऐसा कुछ किया क्या इन्होंने कि जिसको जिसके लिए इनको इतना चीयर अप कर रहे हैं, इतनी तालियां कि वो रुक नहीं रही थी। आप बिलीव नहीं कर, वो तालियां रुक नहीं रही है, तालियां तो बजाती जा रही। मुझे समझा ही नहीं कि ये क्या चल रहा है यार, कि ये आदमी ने तो स्पीच शुरू ही करने की है अभी तो। मैं दो बार तीन बार रिवर्स करके देखा कि क्या हुआ ऐसा, कि उसने ऐसा क्या कहा कि लोग इसको इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर मैंने बाद में वो थोड़ा सा गूगल पे ढूंढा, तो पता चला कि वो एक बेस्ट प्रेजेंटर करके माने जाते थे, और लोग उनको सुनने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे कि वो जैसे स्टेज पे आए और पहला सेंटेंस उन्होंने अटर किया, तो लोग इतने ज्यादा एक्साइट हुए थे उनको सुनने के लिए कि उनकी तालियां रुक नहीं रही थी। मुझे बताइए, आज तक हमने इतने प्रेजेंटेशंस अटेंड किए हैं, क्या आपने कभी भी तालियां लेक्चर के शुरू में बजते हुए देखी है? कभी नहीं। प्रेजेंटेशन में तालियां में लोग, यानी मेरे पर्स है, प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो पर लोग कंजूसी करती है तालियां बजाने में। पर वो आदमी का आप सोच सकते हो कि लेक्चर के शुरू में बिना बिना कुछ बोले तालियां रुक नहीं रही है, तो मैंने तो वो आदमी को मान लिया यार, ये दुनिया का बेस्ट प्रेजेंटर है। और मेरा एक सपना था, ये बात 2011-2012 की है, जब मैं ट्रेनिंग की फील्ड में नया नया था और ये सब सीखने की समझने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त की ये बात है। और उस वक्त मेरा एक टारगेट था कि इस आदमी के जैसा मेरे लाइफ में कभी तो भी एक बार हो यार, कि मैं जस्ट खड़ा रहूं लेक्चर देने के लिए, और लेक्चर शुरू होने से पहले तालियां बजे। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये मेरे साथ 2016 में हुआ भी, यानी जो वीडियो मैंने 2011 में देखा, ठीक 5 साल बाद मेरे साथ हुआ था। अमरावती का जो कॉन्वोकेशन हॉल है उसमें मैं लेक्चर के लिए गया था, 200 लोग थे लेक्चर में, और जैसे मैंने एंटर किया तालियां रुक नहीं रही थी। तो दिस इज व्हाट आई अचीव। और ये एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन आपको ना बहुत बड़ा रिकॉग्निशन दे देता है, ऐसा मुझे लगता है। और आपकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है ना, आपके बारे में बहुत कुछ बात कर देती है कि आप रियल लाइफ में भी क्या है, आप कितने सिंसियर आपके काम को लेके। आज मेरी स्लाइड्स देख के थोड़ा तो लग रहा होगा कि ये आदमी थोड़ा सिस्टमेटिक लग रहा है यार, हर चीज बारकाई से देख के समझ के सोच के बोल रहा है। ये ना कुछ क्लूज मिल जाते हैं ऑडियंस को, और ऑडियंस ना फिर उसमें ना दो चार पांच गलतियां, कोई फंबल, ये ना सब माफ हो जाते हैं। और इसके लिए कनेक्ट होना, यानी मैं जो बात कर रहा हूँ, 360 डिग्री प्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर। इस सेंस में मैं एक मेरा अनुभव बता रहा हूँ। अभी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे और एक डेढ़ घंटा बात करने की, तो आई एम जस्ट लेवरेजिंग ऑन कि हाउ इंटरेस्टिंग दिस फील्ड इज, एंड आई हैव लीव्ड दिस पर्टिकुलर फील्ड। मेरे साथ का इंसिडेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लेवल पे प्रेजेंटेशन की कॉम्पिटिशन्स होती है, ये आपको भी मालूम है।
आप भी बहुत सारे कॉलेजेस में एसोसिएटेड है, एज ए रिसोर्स पर्सन आप जाते हैं, एज ए जज भी आप बहुत सारे कार्निवल्स में जाते होंगे। तो पिछले कुछ सालों में, खास करके 2010 के बाद, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है प्रेजेंटेशन के सेंस में। और कुछ कॉलेजेस जो उनके ईयरली कार्निवल्स होते हैं, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स, उसमें एक इवेंट ये होता है जनरली, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन। और मैं भी बहुत बार जज करके जाता हूँ। तो ये नागपुर का बहुत ही प्रोमिनेंट सा कॉलेज है, नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता और लेना भी नहीं चाहिए। अ, एक प्रोमिनेंट सा कॉलेज है और उनके यहाँ मैं जा रहा हूँ प्रेजेंटेशंस की इवैल्यूएशन करने के लिए। ये बात एक 5-6 साल पहले की होगी। उन्होंने मुझे एज ए जज ये कंपटीशन को इवैल्यूएट करने के लिए बुलाया था। और इसके लिए पूरे विदर्भ या महाराष्ट्र लेवल का था वो। वैसे इंडिया लेवल का था, पर एंट्रीज मैक्सिमम महाराष्ट्र लेवल से, पुणे मुंबई से भी थे वहां से स्टूडेंट्स। तो लगभग 200 एंट्रीज कुछ आई थी जहां तक मेरा नॉलेज है। और मेरे सामने उन्होंने 8, उनके लेवल पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिए थे बेस्ट प्रेजेंटेशन पीपीटी देख के। 8 को जज के सामने अभी पूरा का पूरा थरो प्रेजेंटेशन करेंगे, और मैं अकेला ही जज था। आई वाज द सोल जज इवैल्यूएटिंग ऑल दोस 8 प्रेजेंटेशंस। तो ऑब्वियसली 200 में से वो 8 निकाले हुए थे, तो वो बेहतरीन थे, उसमें जरा भी किंतु परंतु नहीं। स्लाइड्स तो, ऐसी स्लाइड्स मैंने स्टूडेंट्स लेवल पे कभी देखी नहीं होगी, इतने बेहतरीन स्लाइड्स वो बन। और आपको भी मालूम है कि ये बच्चे जो है ये हमसे बेटर है टेक्नोलॉजी में, तो इनको फंक्शंस वगैरह ज्यादा मालूम होते हैं, तो वो उन्होंने यूज भी किया था क्योंकि कंपटीशन थी ना। मैंने ये 8 टीम का इवैल्यूएशन किया, यानी पूरे प्रेजेंटेशंस मैंने देखे, और मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि सर ये 8 में से 2 को हमको प्राइज देनी है, नंबर 1 और नंबर 2, और कुछ कैश प्राइजेस वगैरह भी थे। तो हुआ यूं कि इनको इवैल्यूएट करते करते जब मैंने इनका फाइनल टोटल किया, तो मैंने देखा टॉप की जो 2 टीम्स थी उनके बीच में टैली जो है वो सेम आ रहा था, दोनों के इक्वल मार्क्स थे। उसमें से एक प्रेजेंटेशन था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, मुझे अभी भी याद है वो, मैं अभी आपको नरेट कर रहा हूँ और मेरे आंखों के सामने से वो स्लाइड्स जा रही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके वो प्रेजेंटेशन था। और दूसरा था पतंजलि को लेके। और ये भी स्लाइड्स मेरे आंखों के सामने से अभी जस्ट पास हो रही है। और ये दोनों बेहतरीन प्रेजेंटेशंस थे, यानी डिलीवरी भी बहुत ही बेहतरीन थी, स्लाइड्स तो वेल क्राफ्टेड जिसको कहते हैं ना, ऐसी स्लाइड्स मैंने देखी स्टूडेंट्स लेवल पे खास करके। और इंसिडेंटली दोनों का टोटल से हो रहा था। अभी ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले ये जो स्लाइड थी, इन्होंने स्मार्टली क्या किया था, ग्रीन ये थीम को पकड़ के हर एक स्लाइड में ग्रीन की छटाएं यूज की थी, जो बहुत ही नोवेल कंसेप्ट लगा मुझे। जो भी टेक्स्ट आ रहा था उसमें हर स्लाइड में ग्रीन की एक अलग छटा, एक अलग सा पहलू, ग्रीन 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 पूरा यूज किया गया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि क्या सोच के आए यार, क्या तैयारी करके आए बंदे। उसके बाद दूसरा जो था पतंजलि का। पतंजलि का बिजनेस ग्रोथ जो था उसके ऊपर उनका टॉपिक था, और उन्होंने स्मार्टली क्या किया था, पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट को हर एक स्क्रीन पे अलग अलग तरीके से दिखाया था, जो मुझे बहुत बेहतर लगा। कि क्या सोच है यार, कि आप ग्रोथ की बात कर रहे हो और एक 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 प्रोडक्ट लेके आप उसके ग्रोथ परफॉर्मेंस, उसके चार्ट्स, मैप्स, ये सब, और इन्फोग्राफिक्स जिसको कहते हैं, वो सब बहुत ही स्मार्टली यूज किए गए थे। और इवेंचुअली मुझे मैंने फिर ऑर्गेनाइजर्स के साथ बात की कि ऐसा कुछ हुआ है कि ये दोनों टीम का टाई हो चुका है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, हमको तो 2 प्राइजेस देने हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो और हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना चाहते, तो आप देखिए कैसे। पर प्राइज 1 प्राइज 2 देना है हम लोगों को, तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि कौन सी नंबर 1 है आपके हिसाब से, नंबर 2 कौन सी है। तो फिर मैंने फिर से जाके बैठा मैं, और थोड़ा सा रिकॉल कर रहा था मैं, और वो लोग सब सामने ही खड़े थे, मेरे स्टेज पे ही खड़े थे ये लोग, मेरे इसके अनाउंसमेंट की वेट कर रहे थे। तो मैंने देखा, और फिर से थोड़ा सा इवेल्युएट किया कि कहाँ पे एक मार्क बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कोई एक टीम को नंबर 1 हम दे सकते हैं। तो मेरा ध्यान गया, वो जो 2 लड़कियां थी जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन किया था, वो दोनों लड़कियों ने उस दिन सफेद सलवार पहना था, और उसके ऊपर ग्रीन कलर की चुन्नी पहनी थी। और वो ग्रीन कलर की चुन्नी के लिए मैंने इनको एक मार्क ज्यादा दिया था। आप सोच सकते कि ये लड़कियों ने कितनी हद तक तैयारी की थी, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो कहाँ कहाँ ग्रीन ये मैसेज दे सकते हैं। तो इवन पहनावे पे भी उन्होंने
मैंने पेन देखा था उनके पास, पेन का ढक्कन जो है ग्रीन कलर का था। क्या आप सोच सकते हो स्टूडेंट लेवल पे इतनी बड़ी सोच होगी? और वो चीज के लिए चुनने के लिए मैंने उनको एक मार्क्स ज्यादा दिया। दिस इज व्हाट आई मीन टू से 360 डिग्री प्रेजेंटेशन। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, पर जिसके लिए आप बैठे हैं वो आप याद है डायरेक्टली। पर मुझे लगता है ये जो स्टोरीज बता रहा हूँ ना, ये भी एक तरीका है ऑडियंस को एंगेज करने का, क्योंकि ना स्टोरी जो है ना ये यूनिक होती है। और मुझे बताइए, आप में से ऐसा कौन है या दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसको स्टोरी सुनना अच्छा नहीं लगता? और स्टोरीज जो बहुत ज्यादा रिलीवेंट है टॉपिक के साथ, वो तो आपके प्रेजेंटेशन को चार चांद लगा देते हैं ना। आज मेरा प्रेजेंटेशन अगर आपको याद रखना है तो मुझे लगता है ये स्टोरीज भी उतनी ही आपको याद रहेगी। अच्छा, लिंगे सर ने बताया था यार वो ग्रीन चुन्नी। यू नो, आपको ये 2 साल 4 साल बाद भी याद रहेगा, क्योंकि मैंने आपको फैसिलिटेट कर दिया है मेरा प्रेजेंटेशन के थ्रू आप क्या टेक अवेज ले सकते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होता है जो 72 घंटे से ज्यादा आपके ऑडियंस को याद रहता है। पूरा का पूरा तो नहीं, पर कुछ हाइलाइटिंग ग्लिम्सेस अगर याद रह जाते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कहते हैं। चलिए टिप नंबर 7 पे जाते हैं। और मैं ये भी मैसेज दे रहा हूँ आपको, जो मेरी आज की स्लाइड्स में 11 टिप में नहीं है, वैसे मेरे पास 30 टिप्स है। पर इंसिडेंटली मैंने आज जो प्लान किया था 1.5 घंटे के हिसाब से, मुझे मालूम था कि ये 7-8 तक मैं पहुंचूंगा। पर इंसिडेंटली आज जो मैंने 11 लेके आया था, ये आज के सेशन के लिए था। पर अदरवाइज मेरे पास 30 टिप्स है कि पावर पॉइंट को बेहतर कैसे करते हैं। और जो मेरे वर्कशॉप्स होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, मैंने एफटीपीज लिए हुए हैं। और आज तो लोग इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं पूरा वर्कशॉप, और वो मुझे लेके ही प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगह मैंने फैकल्टी डेवलपमेंट में या आईसीटी सेल जो होती है, आईक्यूएसी सेल के अंतर्गत मैंने ये बहुत सारे वर्कशॉप्स पावर पॉइंट को लेके। अभी तो आज में देखिए, इसमें दो चीजें हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लेके। एक है नॉलेज, कि मालूम होना रूल्स वगैरह क्या है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और दूसरा होता है स्किल। तो आज ऑब्वियसली 1.5 घंटे का सेशन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं अवेयर कर दो कि प्रेजेंटेशन को लेके ये पहलू भी होते हैं, और ये छोटी मोटी चीजें करके भी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकता है। दूसरी एक चीज आती है जिसको कहते हैं स्किल। स्किल का मतलब है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्या आपको वो करते आएगा, यानी मैं। और इसीलिए मैं आज इंटेंशनली ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया हूँ, मैंने तो पावर पॉइंट का पैकेज भी खोल के नहीं दिखाया आपको, या कुछ करके नहीं दिखाया है। मैं टिप्स शेयर कर रहा हूँ। और ये टिप्स शेयर करना यानी ये अवेयरनेस बढ़ाना या इनसाइट्स देने की बात हो जाती है। और दूसरी बात आती है स्किल डेवलपमेंट। और वर्कशॉप जो है वो स्किल डेवलपमेंट का काम करता है, कि जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन देना या फिर करके दिखाना या फिर करा लेना, ये चीजें जनरली वर्कशॉप में होती है। पर ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग जो बेसिकली अभी ये टॉपिक को लेके टाइम कम था, इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट अवगत तो करा दो कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो हमारे प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट करती है। देखिए, हम लोग सब एकेडमिक्स में है, और पढ़ाना ये हमारा कोर टास्क है। कोर टास्क है कि जिस चीज के लिए सैलरी मिलती है, वो एक बेसिक चीज जो है वो है पढ़ाना। और पढ़ाने के लिए आज प्रेजेंटेशन का यूसेज हो रहा है। और हमारे ही प्रोफेशन में सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है, हमको तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है कि जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम लोग भी तो गेस्ट करके, गेस्ट स्पीकर करके या रिसोर्स पर्सन करके बहुत सारे वर्कशॉप में जा ही रहे हैं ना। तो वो भी एक, यानी क्या, हमारे प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक बेसिक चीज होती है कि आप अगर इंग्लिश के प्रोफेसर है तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी हो जाता है। आप अगर फिजिक्स के टीचर है तो आपको फिजिक्स आना कंपलसरी है। जैसे मैं रिसर्च का ट्रेनर हूं तो मुझे रिसर्च आना कंपलसरी है। पर ये चीज को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज ये हो जाती है प्रेजेंटेशन। ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। और आपने भी देखा होगा बचपन से लेके अभी तक हमने जो ट्रेनिंग ली है वो कोर चीजों की ली है। यानी अगर आप फिजिक्स के टीचर है तो हमने फिजिक्स को लेके बहुत सारा पढ़ा है, फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, बहुत सारा ट्रेनिंग लिया हुआ है। हमने एजुकेशन के कोर्सेज किए हुए हैं। हमने टाइम दिया है, जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा टाइम हमने हमारा कोर सब्जेक्ट डेवलप करने के लिए व्यतीत किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको लेके हमने पैसा भी खर्च किया है, इसी कोर्सेज की फीस भरी है, टाइम दिया हुआ है। अभी बात करते हैं इसी चीज को, अभी फिजिक्स पढ़ाने वाले तो अनगिनत लोग होंगे ना, और उसमें से भी कोई एक बेहतरीन टीचर क्यों होता है? नॉलेज वाइज तो वो होता ही है। पर नॉलेज लेवल पे ही दो अगर प्रोफेसर इक्वली स्टैंड करते तो उसमें से बेटर कौन होगा जो ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाता है?
और इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। और ये प्रेजेंटेशन जो है ये स्किल कहलाती है, इसे स्किल, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है। और हमेशा से बचपन से ऐसे होते आ रहा है कि जहाँ कंपल्शन है वो हमने कर लिया है, और जहाँ वॉलंटरीनेस आ जाता है शायद हम लोग पीछे पड़ गए हैं। और प्रेजेंटेशन ये हमेशा ही वॉलंटरीली रहा है कि आपको करना है तो करो वरना मत करो, पर इलिजिबल तो हो गए हैं। और कैपेबल होना अलग बात हो जाती है, यानी क्या, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके लिए इलिजिबल है, हम लोग नेट सेट कर लिया, हम लोगों ने पीएचडी कर ली है, पर वही चीज पढ़ाने के लिए और एक चीज लगती है जो हमारे प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट करती है। और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हमेशा ही ऑप्शनल में जाती है। इसका कोर्स ज्वाइन करना, इसके ऊपर पैसा खर्च करना या एक डिवोटेड टाइम देना, ये कंपलसरी चीज नहीं होती है। और यही शायद एक कारण है कि हम लोगों ने ये चीज पे इतना ज्यादा अभी तक ध्यान नहीं दिया है। पर जिस किसी ने इसके ऊपर ध्यान दिया है ना, लोगों ने तो उसको नोटिस कर लिया है। और अच्छा और बुरा प्रेजेंटर में एक मुझे लगता है बड़ा फर्क यहाँ पे आके एक डिस्टिंग्विश हो जाता है कि जो कंटेंट रिच और विजुअली ग्रेट ये दोनों पे फोकस करता है ना, इसमें एक्चुअली चार मुद्दे आते हैं, मैं समझा ही रहा हूँ आपको। पर मुझे लगता है कि कंटेंट के साथ साथ ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, ये हमको समझ लेना चाहिए। और पावर पॉइंट ये इकलौता पैकेज तो नहीं है, इसमें मेरे अभी मुझे प्रीति मैम ने भी बताया कि आपका कल प्रेजी को लेके कुछ ट्रेनिंग होने वाला है, तो प्रेजी भी एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कैनवा एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एटलीस्ट वहां पे नहीं गए तो भी चल जाता है। पर जो पैकेज सदियों से यूज करते आ रहे हैं उसमें एक यूनिक टेस्ट, तो उसी चीज को स्मार्टली कैसे डील कर सकते हैं। सबके लैपटॉप में है ना पावर पॉइंट, आपके पास जो है वही पैकेज मेरे पास है, मेरे पास कुछ अलग फंक्शंस थोड़ी ना है, पर हम उसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश आवरसेल्फ। So with this message, we are now getting into our rest of the tips. We are on to tip number 7 now. ठीक है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स को बेहतर करने के सिंपल सिंपल ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें से एक ट्रिक मुझे ये लगता है कि हम लोग सिंपल फॉन्ट के साथ भी थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं ना, तो पावर पॉइंट की स्लाइड का लुक बेहतर आ जाता है। आप जैसे देख रहे हो कि गिने चुने एक 3 और 3 6 7 वर्ड्स तो दिख रहे हैं आपको मेरी स्क्रीन पे, पर ये स्लाइड थोड़ी सी देखने लायक हो जाती है, और जो मैंने लिखा है वो आप पढ़ भी रहे हो, और ये चार लोगों से अलग तो लग रही है। और ये अलग, मैंने ना ही उसमें कुछ इमेज डाली है ना ही ऐसा मैंने कुछ एनिमेशन इसमें किए, पर फिर भी चार लोगों से अलग है। उसका कारण ये है कि जो फॉन्ट हमेशा आप स्क्रीन पे देखते हो उससे अलग फॉन्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इट इज सो सिंपल। चार लोग जो फॉन्ट्स यूज करते हैं, जब भी फॉन्ट्स की बात आती है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। मेरा मैसेज ये है कि फॉन्ट्स मेक्स ऑल द डिफरेंस इन गिविंग फेस लिफ्ट टू योर स्लाइड्स। स्लाइड्स को बेहतर करने के लिए सिर्फ फॉन्ट भी चेंज कर देते हो तो भी आपका स्लाइड का लुक बेहतर आ जाता है। अभी फॉन्ट को लेके हम लोग 3 डिसीजंस ले सकते हैं। पहला है फॉन्ट टाइप, हम लोग क्या यूज करेंगे, जो आपको सुन के मालूम है 2 4 फॉन्ट्स। उसके साथ साथ फॉन्ट के साइज को लेके भी कुछ कन्वेंशन है, रूल्स भी है इसको लेके, रिटर्न रूल्स भी है जो मैं अभी आपको शेयर भी कर रहा हूँ। तो फॉन्ट साइज आइडियली स्लाइड्स पे क्या होना चाहिए। और तीसरा एक चीज है फॉन्ट की फैमिली। हाँ, एक चीज ये वाली नई होगी आपके लिए, फॉन्ट फैमिलीज भी होती है। जो तीनों चीजों पे मैं अभी एक एक करके बात कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं फॉन्ट टाइप की, फिर जाएंगे फॉन्ट साइज पे, और फिर मैं बात करूंगा फॉन्ट फैमिली की। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं फॉन्ट टाइप। मैं 3 स्लाइड्स एक एक करके आपको अभी दिखा रहा हूँ, आपको जस्ट गेस करना है, मुझे नहीं बताया तो भी चलेगा। और 3 स्लाइड पे मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा फॉन्ट है। जैसे ये पहली स्लाइड है, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये फॉन्ट कौन सा है। आप जस्ट अपना आंसर अपने पास तैयार रखिए, क्योंकि मैं अगर ये इंटरेक्शन करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा और मेरा बोलने का टाइम कम हो जाएगा। जस्ट टू अवॉइड दैट, जस्ट अपने आप को आंसर देने की कोशिश करिए कि, या गेस करिए कि कौन सा फॉन्ट आपको दिख रहा है। ये चेक करिए आपको क्या लगता है, ये क्या कौन सा फॉन्ट होगा। और ये तीसरी स्लाइड है, ये चेक करिए आप कि ये कौन सा फॉन्ट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 स्लाइड्स में तो आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने गेस कर लिया होगा, ये आपने गेस कर लिया होगा, और ये आपने शायद गेस कर लिया होगा। एक बार चेक करते हैं आपके और मेरे आंसर्स मैच कर रहे हैं क्या। ये जो फॉन्ट है ये है कैलिबरी, और ये डिफॉल्ट सेटिंग होता है।
जब भी हम कुछ भी टाइप करेंगे एमएस ऑफिस के पैकेज में, खास करके 2010 2013 तक के जो पैकेजेस है, वर्जन है एमएस ऑफिस के, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इसमें अगर आप कुछ टाइपिंग करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इस फॉन्ट में होती है, जिसको कैलिब्री कहा जाता है। ओके, दूसरे फॉन्ट की बात करते हैं। आपने शायद करेक्ट गेस किया है, ये है एरियल का फॉन्ट। ये है एरियल, जो आपने सुना होगा और इससे पहले यूज किया होगा, खास करके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए। और तीसरा ये फॉन्ट आपने शायद बराबर गेस किया होगा, ये है टाइम्स न्यू रोमन। ये आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा और आपने यूज तो किया होगा, खास करके आप रिसर्च पेपर्स तैयार करते हो या थीसिस, सिनॉप्सिस, जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हो, करते हो एकेडमिक डॉक्यूमेंट, उसमें ये फॉन्ट जनरली हम लोग यूज करते हैं। ये तीन फॉन्ट के बारे में मुझे नहीं लगता आप में से ऐसा कोई होगा जिसने इसके बारे में कभी सुना नहीं या यूज नहीं किया होगा। अब जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने की, तैयार करने की बारी आती है, तो हम जनरली ये तीन फॉन्ट्स पे ही स्टिकअप होते हैं, क्योंकि हमारा अवेयरनेस जनरली इतना होता है कि ये तीन फॉन्ट्स है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कैलिब्री, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन, ये जो है इनको मेन स्ट्रीम फॉन्ट्स कहा जाता है, कि सबसे ज्यादा चलने वाले। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो चल रहा है, जो बाकी सब कर रहे हैं, वो यूज नहीं करेंगे। इट इज सो सिंपल। आपने कभी ध्यान दिया है क्या कि यहाँ पे जब फॉन्ट की चॉइस होती है, ये ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद अल्फाबेटिकल फॉन्ट की लिस्ट आती है। क्या आपने कभी इन फॉन्ट्स को गौर से देखा है और काउंट किया है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल? आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये लगभग 300 फॉन्ट्स होते हैं। घर जाकर 80, 282 मेरे इसमें तो थे जब मैंने ये काउंट किया था। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 फॉन्ट्स हम लोग लेके बैठे हैं। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि हमारे पास बास्केट बहुत बड़ी है फंक्शंस की, हर चीज में। अभी तो मैं फॉन्ट की बात कर रहा हूँ ना, फॉन्ट की 300 की बास्केट है, पर यूज कितने कर रहे हैं? तीन। यानी क्या 1% हो गया ना वो तो लगभग। गेटिंग में? यानी क्या, हम लोग अगर टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसकी बास्केट को वाइडन अप कर देते हैं, तो शायद प्रेजेंटेशन में जान आ जाएगी। और ये यहाँ से सिलेक्ट ही तो कर रहे हो ना, बाय डिफॉल्ट तो कैलिब्री है। कैलिब्री को चेंज करते हुए आप टी में जा ही रहो ना, स्क्रॉल करते हुए। मैं तो बोल रहा हूँ बीच में क्या आ रहा है जर्नी में, एक बार देख लेंगे ना। बहुत बेहतरीन फॉन्ट्स है इसमें, प्रोफेशनल फॉन्ट्स भी है। तो ये तीन को छोड़ के चौथा यूज करेंगे, तो फिर प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएंगे। हाँ, कुछ पॉइंट्स है जिसका स्ट्रिक्टली हम लोग यूसेज जो है अवॉइड कर सकते हैं, जैसे ये अल्जेरियन कुछ लोग करते हैं स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन में, मैंने देखा है। मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट नो है। कुछ एक कर्ली फॉन्ट्स आता है, कर्ल सीजेड नाम से, टीजेड नाम से एक फॉर्म आता है, वो भी हम लोग जनरली रिकमेंड नहीं करते। एक कॉमिक सैंस नाम से एक फॉन्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर, कॉमिक साइंस भी वो कॉमिक्स के लिए बना है, तो वो कभी यूज नहीं करते, पर बहुत सारे प्रेजेंटर उसको यूज करते हैं जिनको मालूम नहीं है सब कन्वेंशन ऐसे कुछ है। तो मेरा अभी जो मैसेज है फॉन्ट टाइप को लेके, कि सिर्फ तीन पे कंफाइन मत करिए। इसमें से बहुत सारे अच्छे फॉन्ट्स है, उसमें से कुछ फॉन्ट्स में अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन से यूज कर सकते हैं। पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही यूज करना है, पर आपको आंखों में जो ठीक लग रहा है, स्लाइड्स पे जो बेटर जा रहा है, पता चलता है देखने के बाद कि अच्छा लग रहा है यार, तो यू कैन यूज दोस फॉन्ट्स। पर कुछ कन्वेंशन है, गाय कावासाकी बंदे का जो मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए है, वो मैं कुछ बताता हूँ आपको। दूसरी चीज है एक फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट्स की फैमिलीज है, फॉन्ट्स की दो फैमिलीज है। आपको शायद ये नहीं होगा इतना अवेयरनेस, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें मैं बता देता हूँ आपको। एक होती है सेरिफ फैमिली, ये फॉन्ट के नाम नहीं है, ये फैमिलीज है। और दूसरी होती है एक सैंस सेरिफ। इसके बारे में एक 2 मिनट में बात कर रहा हूँ, ये चीज क्या है। इसमें आपको लाखों बोल रहा हूँ मैं, हजारों में, इसमें लाखों फॉन्ट्स है, इसमें लाखों फॉन्ट्स, बहुत सारे फॉन्ट्स है इसमें। ओके, और हमारे पास तो 300 का बास्केट है। इसमें से कुछ जो है 300 में से कुछ सेरिफ रहेंगे, और इसमें से 300 में से सैंस सेरिफ है। अभी ये 300 में से पहचानेंगे कौन से, कि कौन से सेरिफ है और कौन से सैंस सेरिफ है, और इसमें से दोनों में से कौन सी फैमिली यूज करनी है स्लाइड्स बनाते वक्त, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर एक आप थोड़ा सा एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। हमारे पास तो लगभग 300 है ना, इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए, आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो ना,
आप तीन शायद आइसक्रीम के इसमें गए होंगे तो मेन्यू कार्ड देखा होगा, तो क्या आपको कैलिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन दिखते हो वहां पे? नो वे। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार ने नहीं बनाया ना, वो तो किसी प्रोफेशनल को, उसने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को दिया होगा वो मेन्यू कार्ड बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो कमर्शियल लोग हैं ना, ये घिसे पिटे फॉन्ट कभी यूज नहीं करते, जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं। इसको ना हैकनेट फॉन्ट्स कहते हैं, कि जो यूज कर करके जिसकी चमक निकल चुकी है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है बहुत ही कैची और अट्रैक्टिव फॉन्ट्स होते हैं। आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखिए, आपने कभी भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट में कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल देखा है क्या? आज भी ध्यान से देखिएगा, दिन भर में जब भी टीवी देखते हैं ना कुछ तो लिख के आता ही है वहां पे। मैच चलते हैं, मैच के स्कोर देख लीजिए आप, आपको हमेशा दिखेगा कि वो प्रोफेशनल सा है। बस मैं वही बात कर रहा हूँ। और वो करना बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। फिर ये मैं बोल रहा हूँ कि चौथा लो, और वो भी अगर प्रोफेशनल यूज करोगे तो और बेटर हो जाएगा। इसमें ना कुछ एक साइट में बता रहा हूँ, ये नोट कर लेंगे आप। डा फॉन्ट नाम की एक साइट है। अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया होता कि यहाँ पे जाके आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फॉन्ट्स, हजारों लाखों फॉन्ट्स है यहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए पूरे लिस्ट। ये यहाँ पे फ्री डाउनलोड है ये, एक पैसा भी नहीं लगता है। आईसीटी का वर्कशॉप चल रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ आपको कि सोर्सेस। एक स्क्विरल फॉन्ट नाम से भी साइट है। साइट्स तो बहुत है, रिसोर्सेज मैं वही बात कर रहा हूँ, रिसोर्सेज की तो कमतरता ही नहीं है, हम कितना यूज कर रहे हैं। स्क्विरल फॉन्ट नाम से एक है, इसमें भी आपको हजारों फॉन्ट्स मिल जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हैं फॉन्ट्स। ओके। बात वही हो जाती है, बात क्या हो रही है, 300 में 3 यूज कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले बोलूंगा इसमें तो बाद में जाएंगे, ये तो अवेयरनेस दे दिया मैंने कि ऐसा कुछ है। पावर पॉइंट की स्लाइड बनाते वक्त ये ऐसी कोई चीज मालूम होनी चाहिए कि यार ये 300 को छोड़ के और 2-4 साल बाद जब एक्सपर्ट हो जाओगे 300 पूरे यूज कर लोगे तो और कुछ यूज करना है आपको, और प्रोफेशनल जो एडवर्टाइजमेंट्स में वगैरह यूज होते हैं। तो मैं कहूंगा फिर ये साइट्स आपके लिए बनी है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ही प्रोफेशनल फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ओके। ओपन सोर्स है और ये। सो बात ये हो रही है कि जो मेन स्ट्रीम फॉन्ट्स है वो छोड़ के हम दूसरे फॉन्ट्स यूज करेंगे, और फॉन्ट की फैमिलीज होती है दो। एक सेरिफ फैमिली, दूसरी सैंस सेरिफ, इसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। सेरिफ और नॉन सेरिफ यानी क्या। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है सेरिफ यानी क्या, ये जो वर्ड लिखा है SERIF, ये जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये लेटर्स पूरे के पूरे 5 लेटर ये सेरिफ फॉन्ट से ही लिखे गए हैं, यानी सेरिफ फैमिली के फॉन्ट से। सेरिफ का मतलब होता है ये जो सर्कल करके रखा है ना, यहाँ पे जो बेसेस दिख रहा है आपको, और लेटर का बेस दिख रहा है, इनको कहा जाता है सेरिफ। यानी क्या, सेरिफ नाम की एक फॉन्ट की फैमिली है जिसमें जितने भी फॉन्ट्स बने हुए हैं वो फॉन्ट के लेटर के नीचे बेसिस आएंगे। और इसका जो फ्लैगशिप, एक लीडर, सेरिफ फैमिली का, हर फैमिली का एक लीडर होता है ना, मुख्य। तो ये सेरिफ फैमिली का लीडर जो है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया फैमिली कहते हैं सेरिफ फैमिली को। और उसमें हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं सेरिफ फैमिली का वो है टाइम्स न्यू रोमन। आप देख रहे हो ये टाइम्स न्यू रोमन, ये शब्द ही मैंने टाइम्स न्यू रोमन ये फॉन्ट में टाइप किया है। आप देख रहे हो ये बेसिस दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ये बेसिस है। ऐसे कट्स दिख रहे हैं आपको हर जगह, हर लेटर में आपको कट्स दिखेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है? इनको कहते हैं सेरिफ। और सेरिफ जो है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज होते हैं। आपने पीएचडी किया है तो ऑब्वियसली पीएचडी बनाते वक्त हमने जो थीसिस, पीएचडी करते वक्त जो थीसिस बनाया है या सिनॉप्सिस बनाया है, उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीडीएफ की गाइडलाइंस की एक फाइल आती है, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है ना कि द टेक्स्ट शुड बी वेल टाइप्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट विद अ फॉन्ट साइज ऑफ 12। ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है। यानी क्या, सेरिफ का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है टाइम्स न्यू रोमन, और ये जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। और ये फॉन्ट जनरली जनरली बोल रहा हूं मैं, सेरिफ के फॉन्ट्स जनरली हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे यूज नहीं करते हैं। जिनको बेसिस है ये फॉन्ट स्लाइड्स पे अच्छे नहीं दिखते हैं, ऐसा कहना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये टाइम्स न्यू रोमन मुझे बताना था, बस यही एक शब्द मैंने टाइम्स न्यू रोमन में यूज किया है। बाकी आप देख रहे हो ये सीधे सीधे फॉन्ट्स है जिसको बेसिस नहीं है। ये जो फॉन्ट है बाकी का मैंने जो यूज किया है ये TW सेरेनिटी है।
और आप अगर आपके जो भी लैपटॉप या पीसी है आपके पास, उसमें स्क्रॉल डाउन करके टी में जाएंगे आपको, तो ये फॉन्ट दिख जाएगा, TWCNMT। ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट्स जो है ना, ये स्लाइड्स पे बेटर जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये कुछ क्वालिटी सेरिफ फॉन्ट्स है, जिसमें टाइम्स न्यू रोमन, बोलोनी, जॉर्जिया, ये तो फ्लैगशिप ही है, गैरामॉन। दुनिया के कुछ बेहतरीन प्रेजेंटर्स गैरामॉन यूज करते हैं। मैं भी शुरू में यूज कर रहा था और अभी नहीं करता हूँ मैं, आप देख रहे गैरामॉन में भी। और ये फ्री है। हाँ, ये आपके सिस्टम में अभी भी होंगे, आप खोल के देखेंगे, ये पूरे फॉन्ट जो मैं बता रहा हूँ ये सिस्टम में है आपके, हमने शायद यूज नहीं किए हैं। पर ये फॉन्ट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सेरिफ के हैं। इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि सेरिफ जनरली पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे यूज नहीं करते हैं। पर मैंने देखा है कि दुनिया के बेस्ट प्रेजेंटर गैरामोंट तो यूज करते भी है, भले वो सिर्फ का क्यों ना हो। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो फॉन्ट्स है, जो फॉन्ट है उस फॉन्ट के टाइप में ही मैंने इसको टाइप किया है। बोदोनी ये ऐसे ही दिखेगा टाइप होने के बाद, जॉर्जिया ये ऐसे ही दिखेगा, गैरामोंट ये ऐसे ही दिखेगा टाइप करने के बाद। उसके बाद आता है दूसरी फैमिली, उसको कहते हैं हम लोग सैंस सेरिफ। सैंस का मतलब होता है नो, और सेरिफ का मतलब आपको मालूम है बेस। तो ये वो फॉन्ट्स है जिसमें बेसेस नहीं होते हैं। इस आप देख रही है लेटर, ये डी में नीचे में ऐसा नहीं आया है, ये सीधा सीधा है। और इसका जो फ्लैगशिप फॉन्ट है वो है वर्दाना, इनको वर्दाना फैमिली कहते हैं। अभी भी आप स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, आपका जो पीसी या लैपटॉप होगा उसमें फॉन्ट्स में आपको वी में वर्दाना दिखेगा। और ये बहुत ही फेवरेट फॉन्ट है, सैंस सेरिफ है, और ऐसा कहा जाता है कि सैंस सेरिफ स्लाइड्स पे बेटर दिखते हैं। फैमिली में हम लोग जो यूज करते हैं और जानते भी हैं, वो फॉन्ट है एरियल। आप देखेंगे ये एरियल, मैंने एरियल ये फॉन्ट में ही टाइप किया है, इसमें कोई बेसिस नहीं है, स्ट्रेट लाइंस है। और पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे ये स्ट्रेट लाइंस जो है ये बेटर दिखती है, ऐसा जो भी जानकार लोग हैं उनका मानना है। ये कुछ फॉन्ट से ये नोट भी कर लेंगे आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। हेल्वेटिका, ये दुनिया के 100 में से 95 बोल रहा हूँ मैं, 95% प्रेजेंटर्स हेल्वेटिका ये फॉन्ट यूज करते हैं। और आज नए जो रूल बने हैं उसमें ये कहा गया है कि हेल्वेटिका गलती से भी यूज नहीं करना चाहिए। इतना ओवर यूज हो चुका है। पर इंसिडेंटली हम में से अभी जो मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पहली बार सुना होगा कि हेल्वेटिका नाम का कोई फॉन्ट है जो दुनिया के 100 में से 95 प्रेजेंटर्स यूज करते हैं, और आज इसका यूसेज बंद कर दिया गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों के लिए ये चीज नहीं है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवेनियर एक फॉन्ट है जो बहुत ज्यादा चलता है, बहुत सारे प्रेजेंटर्स एवेनिल ये फॉन्ट यूज करते हैं, जो बहुत अच्छा दिखता है स्लाइड्स पे। फिचुरा ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसमें मैं एक यूज करता हूँ जो है तहोमा, आप नोट भी रख सकते हो। तहोमा मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं बहुत जगह यूज भी करता हूँ, मेरे आज के प्रेजेंटेशन में भी मैंने कहीं ना कहीं यूज किया ही होगा, मैं दिखा दूंगा आपको अगर आने वाली स्लाइड्स में दिखता है तहोमा तो। मेरा फेवरेट है। और अभी जो मेरे प्रेजेंटेशन चल रही है TWCNMT में ही चल रहे हैं, मैक्सिमम जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये TWCNMT में दिख रहा है। और TWCNMT में 4-5 फ्लेवर्स है। हाँ, और इसमें थोड़ा जुडिशियसली मैं TWCNMT बोल रहा हूँ, इसलिए आप यूज करेंगे तो आप बोलेंगे सर हमारे प्रेजेंटेशन तो अलग दिख रहा है, आपका अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 4-5 पॉइंट्स है TWCNMT में। तो इसमें आप डिस्कशन फॉर्म कर लेंगे कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है स्क्रीन पे। पर ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूज करें, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम फॉन्ट्स है वो छोड़ के बाकी प्रोफेशनल फॉन्ट्स होते हैं जो पॉपन की स्लाइड्स के लिए ही बने हैं और उसमें बेटर जाते हैं, वो यूज कर सकते हैं। गिल सैंस भी है, पहले यूज करता था मैं गिल सैंस, अभी बंद कर दिया मैंने। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेल्वेटिका, जैसे मैंने आपको बताया। टहोमा मेरा पर्सनल फेवरेट, ऐसा दिखता है, ये टहोमा में ही टाइप किया है मैंने, बेटर लगता है। ये कुछ कुछ स्लाइड्स में मैंने यूज किया है यहाँ पे। मुझे याद है कहाँ पे यूज किया था मैंने तहोमा, वो जो गार्निशिंग वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, शुरू के 5वीं 6वीं स्लाइड होगी, वहां पे मैंने तहोमा यूज किया था। उसके बाद वर्दाना। और एक सवाल ये भी आता है कि क्या एक ही पावर पॉइंट की स्लाइड में अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं? हाँ, अगर स्लाइड का लुक अगर बेटर चाहिए आपको हर बार, कर सकते हैं, पर बहुत ओवर यूसेज भी नहीं होना चाहिए, जुडिशियस यूसेज होना चाहिए। किसी भी चीज का ओवरडोज तो अच्छा नहीं लगता है ना, कि हर स्लाइड पे कुछ कलाकारी कर रहे हो आप, तो वो भी बेटर नहीं जाता है। थोड़ा सा सुसंगत भी लगना चाहिए, जुडिशियसली यूज करिए, पर सिर्फ उसका डेकोरम जो है वो मेंटेन होना चाहिए। आप जैसे देख रहे हो इसी स्लाइड में तो 4 पॉइंट यूज हो गए, ये 1 2 3,
ये 4 है और ये 5 है, 5 पॉइंट्स इस एक ही स्लाइड पे मैंने यूज कर लिए हैं। पर वो मुझे ये स्लाइड का इंपॉर्टेंस बताने के लिए मुझे 5 पॉइंट यूज करने पड़े, पर इट डजंट मीन कि आपने एक ही स्लाइड पे बहुत सारे फॉन्ट्स यूज करने चाहिए, पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में बहुत सारे फॉन्ट्स यूज करने चाहिए। एक एक थोड़ा सा एक्यूमेन जिसको है वो धीरे धीरे डेवलप होता है कर करके। ये कुछ और फॉन्ट्स है जो दुनिया में फेमस है, ये रॉकवेल है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर दुनिया में ये लोग यूज करते हैं रॉकवेल। बाकी तो बात कर चुका हूँ। एक फीचर है, ये बेटर लगता है स्लाइड्स पे। आप देख रहे हो कितना सूदिंग लग रहा है ये स्लाइड से बाकी सब हटा दो, सिर्फ फ्यूचर वर्ड यहाँ सेंटर में डाल दो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्यूचर बहुत बेटर लगता है स्लाइड्स पे। बात करते हैं तीसरा इशू जो है फॉन्ट्स को लेके, वो है फॉन्ट साइज। आइडियली फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ये मेरी तरफ से रूल नहीं है, एक गाय कावासाकी जो मैं बात कर रहा हूँ इनके रूल्स में बता रहा हूँ, इन्होंने क्या बोला है कि फॉन्ट आइडियली कितना होना चाहिए। ये देखिए, जनरली स्लाइड्स आप जो देखते हैं ना ऑर्डिनरी ऐसे दिखती हैं। जितना ज्यादा टेक्स्ट डालोगे उतना ऑटोमेटिकली सेटिंग ही कुछ ऐसा है पावर पॉइंट में कि जितना ज्यादा टेक्स्ट डालते जाओगे ये फॉन्ट साइज अपने आप श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और अभी इस ये पर्टिकुलर स्लाइड जो आप हमेशा देखते हो उसका साइज ज्यादा है 16। इसके नीचे जनरली फिर वो बहुत ही भद्दा लगना, और ये तो ये वैसे ही भद्दा लग रहा है, ये ऐसे तो होने ही नहीं चाहिए। पर ये फॉन्ट साइज जो ये 16 का दिख रहा है आपको। डॉक्यूमेंट में हम लोग 11 या 12 का यूज करते हैं, और पावर पॉइंट में 16 भी रिकमेंडेड नहीं है एक्चुअली। ये गायकावासा की तरफ से रिकमेंडेशन है कि फॉन्ट साइज शुड नॉट बी लेस देन 30। 30 से नीचे पॉइंट का फॉन्ट साइज नहीं होना चाहिए। एक जस्ट एग्जांपल, ये जो फॉन्ट है अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं एक जमाने में बहुत यूज करता था। ये सेग्यू है, सेग्यू यू आई नाम से फॉन्ट है, अभी भी आप देख लीजिए आपकी इसमें होगा ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये मैं बहुत पहले यूज करता था, अभी बंद कर दिया मैंने ये, क्योंकि ओवर द पीरियड मुझे खुद को भी मेरे स्लाइड पे कुछ तो भी नयापन चाहिए होता है ना, तो मैं खेलते रहता हूँ, ये चेंज करते रहता हूँ मेरे स्लाइड्स के फॉन्ट। तो पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था ये, और यूज भी करता था, अभी भी अच्छा ही लगता है। देख रहे हैं आप जैसे अच्छा लग रहा है ये स्लाइड्स पे। तो ये सेग्यू यूआई का फॉन्ट यूज करके मैंने अलग अलग फॉन्ट टाइप में या फॉन्ट पॉइंट में इसको टाइप किया है। तो 20 पॉइंट ये लेटर ही मैंने 20 से ही टाइप किए हैं। तो आप जैसे देख रहे हो कि इफेक्ट क्या आ रहा है, आइडियली ये इफेक्ट यहाँ बेटर लगता है। और ये जो मैंने यहाँ टाइप किया है, ये स्लाइड का पूरा लुक जो है इसकी वजह से आया है। ये है, मैंने 40 में यूज किया है। बाकी कुछ बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना हो, स्लाइड पूरी खाली हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितनी खाली रखोगे उतना बेटर। तो उसमें 36-40 बहुत बेटर जाते हैं, और ये मेरे पर्सनल फेवरेट भी है। पर एक कॉम्बिनेशन भी यूज करना होता है ना, कि आप मेरी स्लाइड्स पे देखेंगे कि कुछ चीजें मैं बोल्ड करता हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, उसके नीचे फिर ठीक छोटा आ जाता है कुछ। आज की मेरी पहली स्लाइड याद करिए, आशीष लिंगे मैंने 24 के फॉन्ट पे किया था। और बाकी जो टिप्स टू क्रिएट, ये हर एक के लिए मैंने अलग बॉक्सेस बनाए हैं, हर फॉन्ट अलग है, फॉन्ट साइज अलग यूज किया था। उसकी वजह से तो लुक आ रहा है ना स्लाइड को, सिर्फ इमेज की वजह से थोड़ी ना लुक आ रहा है, मैं उसको कौन से स्टाइल में यूज प्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉन्ट में हो या फॉन्ट फैमिली के सेंस में हो या साइज में हो, वो भी इक्वली मैटर करता है। एक एग्जाम्पल फिर से शेयर कर रहा हूं मैं, रियल लाइफ है। अमरावती यूनिवर्सिटी में एक 2 दिन का वर्कशॉप था, रिसर्च को लेके ही। और मुझे 2 ही रिसोर्स पसंद थे। दूसरे दिन मुझे बोला गया था कि पूरे 4 सेशन आप एंगेज करेंगे, और पहले दिन कोई एक दूसरा रिसोर्स पसंद था, उनको बोला गया था। तो ऑब्वियसली मेरा दूसरा दिन था, तो पहले दिन का जो 4 सेशंस हुए थे उसके बाद शाम को जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका मुझे फोन आया, और वो मुझे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपको कि आप जब स्लाइड्स बनाएंगे तो उसमें सर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आज क्या हुआ, ऑडिटोरियम में था वो, 200 स्टूडेंट्स थे। और सर प्रेजेंटेशन कंटेंट वाइज बहुत अच्छा था सर, पर हो क्या रहा था कि जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने इतने छोटे छोटे अक्षरों में वो लिखा था कि पीछे तो छोड़ ही दीजिए, पीछे तो लड़के मस्ती करना शुरू कर दिए, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। इवन आगे बैठे हुए बच्चों को भी वो ठीक से दिख नहीं रहा था। तो सर आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा लेजिबल कर दीजिए, सो दैट सबको दिखे। तो मैंने उनको बोला कि सर यू जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट, आई आई विल टेक केयर ऑफ इट। और जैसे आप भी देख रही रहे हो कि मेरे स्लाइड्स में तो जो भी लिखा है वो इवन आप ऑडिटोरियम हॉल के आखिरी में बैठ के भी अगर पढ़ोगे तो भी दिख जाएगा। सो यू नीड टू टेक केयर दैट कि योर whatever text you are
incorporating in your slides, it should be legible. And जो भी आप टाइप कर रहे हो ना, और जो भी फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर रहे हो, वो बनाते वक्त आपके ऑडिटोरियम हॉल में सबसे आखिरी में जो बैठा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन तैयार करना है। वो इमेजेस हो या फिर टेक्स्ट हो या एनिमेशन हो, वो क्लियरली आखिरी में जो बंदा बैठा है उसको क्लियरली दिखना चाहिए, तो ऑब्वियसली सबको दिख जाएगा। दिस इज द मैसेज। टिप नंबर 8 पे आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैसेज है, और ये जेन्युइनली मैंने बहुत काम भी किया है इसके ऊपर। मैसेज है कि पैचवर्क अवॉइड करेंगे। पैचवर्क यानी क्या, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको पैचवर्क कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जनरली जब पावरपॉइंट की स्लाइड्स बनाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट होता है, और फिर इसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाली कोई इमेज हम गूगल से लेके आते हैं, उसको रख देते हैं। अभी ये स्लाइड शायद स्टूडेंट लेवल पे अच्छी मानी जा सकती है, पर मैं इसको अच्छी नहीं बोलूंगा। उसका कारण ये है कि क्योंकि मैं इसको समझता हूँ ये पैचवर्क है, कि इमेज लेके आए आप और इमेज को कहीं रख दिया आपने, क्योंकि खास करके जहां जगह मिल रही है। अभी ये बंदे को यहाँ नीचे जगह मिली, इसलिए यहाँ, अगर ये टेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे आया होता, यहाँ तक अगर टेक्स्ट आया होता, तो ये बंदे ने क्या किया होता, ये इसको स्क्वीज करके यहाँ पे रख दिया होता। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है कि जहां पे जगह छुटी है वहां पे इमेज का साइज एडजस्ट करके उसको रख देना। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये एक मैसेज। दूसरा मैसेज मेरी तरफ से जो है पैचवर्क का। पैचवर्क यानी क्या? पैचवर्क का मतलब है कि आपका जो टेम्पलेट, यानी ये जो बैकग्राउंड हम लोग बोल रहे हैं, ये बैकग्राउंड और इमेज का बैकग्राउंड, ये दोनों में ताल ना होना, मेल ना खाना। आप देख रहे हो कि स्लाइड का बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, और इमेज जो आप कहीं से उठा के लेके आए हो वो इमेज का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है। तो ये दोनों जो है एक साथ नहीं जा रहे, इसलिए ऐसा लगता है कि एक कोई पैच लगाया गया है स्लाइड पे। आपने अभी तक मेरी 200 से ऊपर स्लाइड्स देख लिया है ना? आपको कभी दिखा क्या कि ऐसा कुछ पैच दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है? नेवर, यू विल नेवर फाइंड दिस। क्योंकि ये पैचवर्क से ना स्लाइड का लुक जो है वो मार खा जाता है, और पता चल जाता है कि बंदा नया है और हरीडली ये प्रेजेंटेशन बनाया है और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पैचवर्क की। और ये स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई है, ये सब जो है ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। आप जैसे देख सकते हो, जितना टेक्स्ट था डाल दिया, यहाँ तक लेके आ गया, फिर और थोड़ी जगह यहाँ बची थी तो यहाँ पे इमेज डाल दी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रांड वगैरह, ये सब इसका और इसका वैसे भी कोई ताल नहीं बैठ रहा है। ये कार्टून क्यों, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ ब्रांड को लेके बात हो रही है ना, फिर ब्रांड क्यों नहीं दिख रहे यहाँ पे कोई? ये सब चिंता का विषय है, और इसी की वजह से लुक मार खा रहा है। पर वो मुद्दा नहीं है, ये रिलेट, वो तो मैसेज ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। मुद्दा ये है कि ये जो इमेजेस लेके आ रहे हैं उसको कहीं पे भी बिठा देना, वो गलत चीज है। और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड आप देखिए, इसका और ये इमेज का मेल न खाना, जिसकी वजह से स्लाइड का लुक जो है वो मार खा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देख रहे हैं आप, ये ब्लू बैकग्राउंड है और ये दो इमेजेस ला के रखे हैं, और वो बस रखे हैं, इसका और इसका कोई तालमेल नहीं है। आप देख सकते हो, ये सीधा सीधा पैच दिख ही रहा है व्हाइट कलर का, ये लग ही रहा है, लाके चिपका दिया है यहाँ पे। अच्छा नहीं दिखता ये। देख रहे हैं आप? और ऐसी स्लाइड्स आपने मालूम नहीं कितनी बार देखी होगी, और यहाँ से आगे देखते भी रहेंगे। अभी मैं जस्ट इस पर्टिकुलर स्लाइड से बता रहा हूँ कि इसी स्लाइड को बेटर कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, इसका टेम्पलेट इनबिल्ट यूज किया गया है, ब्लैक कलर का टेम्पलेट है, कुछ डिजाइन भी है, और ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च इसको टाइटल दे दिया, और फिर इमेज लेके आ गए। ठीक? और ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, दवाइयाँ वगैरह दिख रही है, पर फिर भी स्लाइड बेटर नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि मेल नहीं खा रहा ना, ये व्हाइट, ये ब्लैक बैकग्राउंड, उसके ऊपर ये व्हाइट ला के रख दिया आपने, तो ये पैच हो गया। इसी स्लाइड को क्या कर सकते हैं, इसी स्लाइड को आप मर्ज कर सकते हैं। यानी क्या, ये जो चीज है, ये बैकग्राउंड आप व्हाइट कर दीजिए, क्योंकि ये व्हाइट बैकग्राउंड है ना, ये पूरा का पूरा व्हाइट कर दीजिए, और इसको एक कोने में लेके जाइए, इधर या फिर इधर, तो ये बेटर हो जाएगा। लग रहा है अभी ये बेटर स्लाइड, यहाँ पे लिख दीजिए ना एक बॉक्स लेके, फार्मास्यूटिकल रिसर्च। देखिए स्लाइड का लुक कैसे आता है। नहीं? और मेरी स्लाइड्स जो आप देख रहे हो वो इस तरीके से मर्ज की गई है। मर्ज यानी क्या? बैकग्राउंड का, स्लाइड की बैकग्राउंड और इमेज की बैकग्राउंड, इन दोनों को मर्ज करना। अगर आप देखेंगे ना, ये दोनों चीजें अलग है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको।
डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, हालांकि हमारे पास टाइम नहीं है। आप देख रहे हो ये अलग चीज है, और बैकग्राउंड देख रहे हो आप अलग चीज है। अभी इसी को मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ। पता चल रहा है कि ये दोनों अलग चीजें हैं, ये लग रहा है कि एक ही चीज है। as you can see, ये ऐसा ही जनरली होता है अनप्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में कि बैकग्राउंड और इमेजेस का बैकग्राउंड मर्ज ना हो। अभी देखिए वही इमेज बेटर लग रही है, लग रहा है बेटर। मैंने क्या किया है इसमें मैंने सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड चेंज किया है। और व्हाइट पे आप जब ये कोई भी कलर यूज करिए, आप व्हाइट पे हमेशा बेटर दिखेगा और सूदी लगता है। और खास करके मैं एक टॉपिक ये भी लेता हूँ कि पीएचडी के वाइवा के लिए प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, क्या केयर लेनी है, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा तामझाम कर नहीं सकते हो ना, बहुत ही फॉर्मल प्रेजेंटेशन होते हैं वहां पे। तो वहां पे ना व्हाइट कलर बहुत बेटर जाता है। और व्हाइट कलर का स्मार्टली यूज कैसे करते हैं ये मैं इसमें बताता हूँ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। बहुत जगह लेक्चर्स लिए हैं मैंने ये। और उसमें अभी तो ये मैं देख भी रहा हूँ कि आरआरसी आरएससी में जो वाइवा हम लोग अटेंड करते हैं उसमें फर्क तो दिख रहा है अभी कि लोगों के प्रेजेंटेशन की क्वालिटी। हाल ही में मैं बिना नाम लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि नागपुर का ही एक पीजीटीडी का डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे प्री पीएचडी वाइवा जो है उसके लिए एक स्कॉलर आई थी। और जस्ट प्रेजेंटेशन जस्ट शुरू हुआ, पैनलिस्ट आके बैठे और प्रेजेंटेशन जस्ट शुरू हुआ, हार्डली 2 स्लाइड्स चली होगी, और वहां पे जो हेड थे उन्होंने बोला कि बंद करो ये, आपको नहीं जम रहा है ये, आपको यही नहीं मालूम कि पीएचडी के लिए प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स कैसे बनाते हैं। तो रिसर्च तो बहुत बड़ी बात होगी, आप पहले बेटर स्लाइड्स बना के आइए, आपका जब बनेगा आ जाइए, हम आपको डेट दे देंगे। और सही में वापस भेजा गया है। और मैं रियल लाइफ इंसिडेंट्स और हाल ही का यानी कोविड के जस्ट पहले का इंसिडेंस रियल लाइफ वाला नागपुर का ही आपको नरेट कर रहा हूँ। यानी इस हद तक आज ट्रेनिंग की जरूरत है बस, और ये चीजें देखी जा रही है। देख सकते हो आप, ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, इमेज और पीछे का चीज अलग है, पर ये लग नहीं रहा है। बहुत बेटर लगता है, फ्रेश लुक आता है। देखिए और कुछ, इसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल स्लाइड्स। देखते रहिए, बहुत मस्त लगेगा ये। और खास करके इमेज में जो प्रोमिनेंट कलर्स होते हैं ना, ये वाले कलर दिख रहे हैं आपको, उसी को टेक्स्ट में आप डाल दीजिए, ये लगेगा ही नहीं कि ये स्लाइड आपने बनाई है। ऐसे लगता है कि ये कहीं से डिजाइन होके आई है, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने बनाया हुआ है ये। देख रहे हो आप, ये कलर पकड़ लिया मैंने, और यहाँ पे सिर्फ ये क्या बात है ये सिर्फ मैंने टाइप कर लिया, पर दिखने में कितना बेटर लगता है ना ये। इसको क्लीन कर देंगे अगर तो। देखिए देखते रहिए, जितनी देर देखेंगे मस्त लगेगा। लगेगा नहीं कि उठ के जाए यार कहीं। देख सकते हो आप, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है सिर्फ। ये भी दो अलग चीजें हैं। ये सिद्धार्थ कपूर का बैकग्राउंड कुछ अलग था, मैंने इसको क्लीन किया, इसको व्हाइट किया, ये बैकग्राउंड को, ये जो पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का वगैरह ऐसे था। ऐसा इमेज है इतना सा सिर्फ ये इसको मैंने क्लीन किया। उसके बाद फिर इसके साथ मर्ज किया, यानी ये व्हाइट किया, ये व्हाइट किया और इसको मर्ज किया, तब जाके ये स्लाइड बनी है। इसको बनाने के लिए मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे। और जितनी स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हर स्लाइड की अपनी एक स्टोरी है। जब मैं बना रहा था मेरे आंखों के सामने से सब जाता है कि क्या समा था जब मैं ये स्लाइड बना रहा था, मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं सिद्धार्थ कपूर को ही यहाँ पे दिखाऊं। ये सब स्टोरीज है इसके पीछे, पार्ट अपार्ट। वी आर ऑन टू टिप नंबर 9 नाउ। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, पर बहुत ही मस्त ट्रिक है। और इसके लिए कोई कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल सी ट्रिक, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्लाइड का लुक बेहतर करने वाला ट्रिक। बता देता हूँ मैं क्या है। ये देखिए, हम लोग जब इमेज लेके आते हैं तो कहीं पे तो भी रख देते हैं, जैसे मैं बता भी रहा था कि जहां जगह रह गई है, छूट गई है, वहां पे हम लोग इमेज रखते हैं। मेरा दिमाग ही उल्टा चलता है। मैं बोल इमेज को ज्यादा जगह दीजिए, टेक्स्ट को कम। और आज जितनी भी स्लाइड्स आपने देखे हैं वहां पे इमेजेस जो है उसको ज्यादा जगह दी गई है, और टेक्स्ट जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिवली यूज किया गया है, जिसकी वजह से स्लाइड को लुक आ रहा है। और एक आम प्रेजेंटर क्या करता है, टेक्स्ट बहुत ज्यादा भरता है और बची हुई जगह में इमेज लेके आता है ना गड़बड़ वाली बात। अभी इसको करेंगे कैसे, इसको मैं बता रहा हूँ। यही स्लाइड को तरीका देखिए आप, ये ऐसे लाके रखना नहीं है स्लाइड को बची हुई जगह में। आप देखेंगे ये फिर से नीला पट्टा आ गया, और आपने इमेज लेके आए रख दिए। नेवर डू दिस। अभी इसी स्लाइड को लुक कैसे बेटर आएगा,
इसका जस्ट आप, मैंने क्या किया है, ये स्लाइड को जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूं, आप देखिए, इसको कहते हैं स्ट्रेच टू विंडो फंक्शन। स्ट्रेच टू विंडो, चारों तरफ से इसको फैला दीजिए और पूरा का पूरा कैनवास इसने ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। इसको मैं कहता हूँ थिएटर इफेक्ट। ये मेरा खुद का ओरिजिनल टर्म है, थिएटर इफेक्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थिएटर इफेक्ट यानी क्या? आप अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए हो और पिक्चर दिखाते वक्त 70 mm की स्क्रीन लगाई है, और 70 mm की स्क्रीन में आपको किसी एक छोटे से कोने पे पिक्चर दिखाई, तो चलेगा क्या? नो वे। आप बोलेंगे कि यार क्या बेवकूफी है, ये पिक्चर देखने आया ना। वैसे ही आपका ऑडियंस आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए आया है, तो प्रेजेंटेशन कोंटे में क्यों दिखा रहे हैं उसको? फुल स्क्रीन को ऑक्यूपाई करने दो। और आज की मेरी स्लाइड्स आपने ऑब्जर्व की होगी, बहुत सारी जगह मैंने स्ट्रेच टू विंडो ये फंक्शन यूज किया है इमेजेस के लिए। जहां जहां मैं क्या बात कर रहा हूँ, विजुअली बात करो, टेक्स्ट के थ्रू बात मत करो। और विजुअल जो है वो रिलेटेड है, तो वो एक काम है। और एक थियरी साइकोलॉजी कहती है कि आदमी को 72% वो चीज सीखता है, सिर्फ 12% तब समझता है जब वो सिर्फ सुनता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए ना, वो 80% के ऊपर निकल जाता है। ये जो चाह रहे हैं ना हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू, दिस इज अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज फ्रॉम माय साइड। विजुअल को अपना काम करने दो, क्योंकि ये टेस्टेड फैक्ट है, इंपिरिकल रिसर्च के थ्रू आया है कि आदमी देखी हुई चीजें याद रख पाता है, इसकी रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है, पर सुनी हुई चीजें शायद भूल जाता है, पर देखी हुई चीजें बहुत दिन तक याद रखता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि विजुअल को अपना काम करने दो, प्रेजेंटेशन में ज्यादा वेटेज, ज्यादा जगह विजुअल को दो, और उसके थ्रू प्रेजेंटेशन करो। यानी इमेजेस को कोंटे में छोटे साइज में नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग फुल टू स्ट्रेच टू विंडो करेंगे। आप देख रहे हैं, यही इमेज देखिए, ऑर्डिनरी लग रही है, यही इमेज अभी आप देखिए कितना बेटर लग रहा है। यही इमेज अच्छी नहीं लग रही है, पर यही चीज आप फुल स्क्रीन में देखेंगे ना, बहुत बेहतर लगता है। इसको मैं कहता हूँ थिएटर इफेक्ट। देखते जाइए, मजा आएगा ये, एज यू कैन सी। सो दिस इज द मैसेज, स्लाइड्स शुड बी सुपर साइज। इमेजेस जो है कंजर्वेटिवली यूज मत करो, स्ट्रेच इट टू द फुल विंडो। मेरी तरफ से नेक्स्ट मैसेज, टिप नंबर 10। इमेजेस तो हमने फुल स्ट्रेच टू विंडो तो कर दी है, और अभी लिखेंगे कहाँ, तो मैं बोल रहा हूँ लिखते वक्त उसके ऊपर लिखिए। आजू बाजू में लिखिए, बची हुई जगह में इमेज ना रखते हुए इमेज को फुल स्ट्रेच करिए, और लिखते वक्त आप इमेज के ऊपर लिखिए। जैसे ये एक स्लाइड है जिसमें आप बात कर रहे हो कि आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या होते हैं, तो हमेशा की तरह स्लाइड बना ली गई है कि जो टाइप करना था वो टाइप कर लिया, उससे रिलेटेड एक इमेज लेके के आए गूगल से और रख दी। यही चीज को अगर इस तरीके से दिखाते हैं तो ये बेटर लगती है। विराट कोहली को दिखाना है ना आपको, फिर व्हाइट जगह क्यों दिखा रहे हो आप? इसमें ये चीज, ये पर्टिकुलर स्लाइड में सबसे ज्यादा क्या है? व्हाइट जगह है। वो थोड़ी ना दिखाना है हमको, तो विराट कोहली दिखाना है ना, उसको इस तरीके से दिखाइए। और लिखते वक्त आप टेक्स्ट जो है वो देखिए, इमेज के ऊपर लिखा हुआ है, इसको आया पोस्टर लुक। पोस्टर में कभी आपने ऐसे देखा है कि एक कोने में इमेज रखी, उसके बाजू में लिखा है कि पोस्टर किस चीज का है? कभी नहीं होता ऐसे। बुक का कवर देखा है आपने? बुक कवर फुल पिक्चर होता है, उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिखते हैं। नॉवेल के पिक्चर्स आपने देखे होंगे, कवर, बैक कवर आपने देखा होगा, फुल इमेज रहती है, पिक्चर पूरा ऑक्यूपाइड होता है, उसके ऊपर जो भी लिखना है पावरपॉइंट की स्लाइड में पोस्टर इफेक्ट आने दीजिए, बहुत बेहतरीन लगता है। शाहिद कपूर को दिखाना है, ऐसे मत दिखाओ, इस तरीके से दिखाओ, बहुत बेहतर। देखिए कुछ और एग्जांपल्स, लग रहा है ना ये स्लाइड? यही चीज अभी देखिए आप, कितना बेटर लग रहा है। लास्ट टिप पे जाते हैं, और ये मेरी ओरिजिनल आशीष लिंगे वाली टिप है। वो टिप है लोकलाइज एंड कस्टमाइज। देखिए एक प्रॉब्लम ये है, जो मैंने पिक्युलरली ऑब्जर्व किया है प्रेजेंटेशन में, कि हम लोगों को कुछ इमेजेस लेके आनी है, तो गूगल पे जाते हैं, और वहां पे जो इमेजेस मिलती है ना, वो जनरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलती है। वो अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज ऐसी इमेजेस दिखेगी। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं शायद, जिससे मैं कह रहा हूँ वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे पीएचडी का प्रेजेंटेशन में आपकी एक स्लाइड जाती है डेटा कलेक्शन, आपने डेटा कलेक्शन कैसे किया, और ये तो मैंने ठीक है, ये तो मैंने ऐसी बनाई है, बाकी लोग तो ऐसे भी नहीं बनाते, ऊपर डेटा कलेक्शन का हेडिंग और नीचे उसके नीचे बुलेट पॉइंट आते हैं। ओके, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, डेटा कलेक्शन ही बताना है ना, तो स्लाइड ऐसे बनाइए ना। ये मेरे पीएचडी का जब काम चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, डेटा कलेक्शन सर्वे कर ही रहा हूँ मैं, इंटरव्यूज ले रहा हूँ। तो आपने डेटा कलेक्ट किया कि नहीं किया खुद जाके फील्ड में, ये इवेल्युएटर को भी बैक इन माइंड चलते ही रहता है कि यार सही में किया क्या तूने पूछते तो नहीं है, पर वो चलते रहता है दिमाग में। तो मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है कि सबको बताने की कि मैं सही में फील्ड में गया और मैंने डेटा कलेक्शन किया हुआ है। और आप जब लाइवली पिक्चर डाल देते हो ना, प्रेजेंटेशन का लुक बेहतर आता है। आप देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मैं हूँ जो इंटरव्यू ले रहा हूँ, और ये मेरे रेस्पॉन्डेंट से जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और यही स्लाइड पीएटी के जब वो हॉल में जब डार्क, जब सब अंधेरा है और सबका अटेंशन आपकी तरफ है, उसमें ये स्लाइड जब उभर के आती है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगले के चेहरे पे क्या खुशी आती है कि यार कोई अलग चीज देखी, ऐसा प्रेजेंटेशन कहीं देखा नहीं। आपको बता रहा हूँ मैं भी तो आरएससी आरआरसी में हम लोग भी तो वाइवा लेते हैं ना, मैं एक दिन में 7 वाइवा दिया था अभी, 20 सबमिशन। हम लोग भी तो देखते ही है ना कि कोई तो आए ढंग की कुछ बात करे, कुछ अलग दिखाए, क्या वही 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 भी देखेंगे, है ना। तो प्रेजेंटेशन आते हैं और मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, तालियां बजती है, यही तो चाहते हैं ना हम लोग, एप्रिसिएशन। ये देखिए, और एक मैं थोड़ा सा अलग से, आप देख रहे हैं इस पे डेटा कलेक्शन इस तरीके से लिखा है, इसको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कहते हैं, आप देख सकते हो। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को लेके अगर कुछ दिखाने हैं तो आपको इमेजेस गूगल पे से मिलेगी। मैं तो कर, हम भी तो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हो ना, जा ही रहे हो सुपरमार्केट में, हाथ में है ना हमारा मोबाइल फोन, ले लीजिए ना पिक्चर वहां पे जो चल रहा है, हमारी आजू बाजू के लोग। हम लोग नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, नागपुर के लोग ही अगर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो ना, लोग खुश हो जाते हैं कि चलो यार कुछ तो रिलेट कर पा रहे हैं। ये अमेरिकन दिखाओगे जैसे इंडिया में ये कंज्यूमर बिहेवियर कम या चीज नहीं करते, ऐसा मतलब हो रहा है ना, इसको आप ऐसा कर दीजिए, लगता है अपनापन। यहाँ पे आदमी ना कनेक्ट होना शुरू हो जाता है कि अपने आजू बाजू में जो चीजें हो रही है वही देख रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल, अटेंशन लेवल, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बिकॉज ऑडियंस विल स्टार्ट रिलेटिंग विद व्हाटएवर यू आर शोइंग। जैसे ये रियल लाइफ एग्जांपल है में, हम तो नागपुर में बैठे हैं ना, तो नागपुर के बंदे दिखाओ ना यार, नहीं कम से कम महाराष्ट्र के, नहीं कम से कम इंडिया के तो दिखाओ यार, ये सब क्या साउथ इंडियन, ये साउथ अफ्रीकन, ये अमेरिकन, कोई रशियन भी दिख रहा है इसमें, तो आदमी रिलेट नहीं कर पाता, बैठे कहाँ पे, तो नागपुर में बैठ के साउथ अफ्रीका के ऐसे लोगों के बारे में बात करें, उनको दिखाई नहीं, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं ना। इसलिए कि यही चीज आदमी रिलेट करना शुरू कर देगा। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड, ट्राई टू कस्टमाइज एंड ट्राई टू लोकलाइज थिंग्स सो एज टू अचीव बेटर इफेक्ट। ये इंटरव्यू टेक्निक को लेके कोई प्रेजेंटेशन करना है तो ये इंटरव्यू लग रहा है कि कहीं वेस्टर्न कंट्री कॉलेज के बंदों को हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना कि पिछले साल कैंपस में कौन सी कंपनीज आई, तो अपने ही कॉलेज के बंदों को दिखाओ यार। तो ये थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। और जंबो साइज में जब अपने ही कॉलेज, अपने ही लोग जब दिखते हैं ना प्रेजेंटेशन के हॉल में, आदमी खुश हो जाता है, रिलेट होता है, कनेक्ट, जो मैं बोल रहा हूँ, ट्राई टू कनेक्ट योर ऑडियंस, ये ठीक है आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की। कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे चैलेंजेस टू एथलीट, ये अगर फिजिकल एजुकेशन का कोई टॉपिक है तो इसमें चाइनीज जापानीज ऐसी इमेजेस गूगल पे मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ इसको इंडियनाइज कर दीजिए ना आप, लगेगा कि थोड़ा सा कुछ मीनिंगफुल बात हो रही है, द ऑडियंस कैन रिलेट विद। ये 11 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है, और ये 11 टिप की समरी 4 पॉइंटर्स में मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कंस्टिट्यूट्स 4 कैरेक्टर्स। Thing is, professional presentation is well organized and well structured, and how to structure it, we have already had discussions on it. Then professional presentation is content rich, no doubt about that, and your audience attend your lecture just get rich contents. Third one is your presentation, professional presentation, it is to the point and of words कि भावना बहुत सारी इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट अगर आप बात कर रहे हो, ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी। Remember, your audience will remember your presentation for quite a longer period of time, and he must appreciate your presentation subtly. And the last thing,
A professional presentation is a presentation which is visually very, very rich and great. So this is what we have learned in our 3 hours long presentation. So this is all from my side for today. A big thank you to you all for your patience listening, and I will be very happy to take on your queries if there are any. Over to you, ma'am. और एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं, लास्ट मैसेज मेरी तरफ से वो है, जैसे आप देख रहे हो कि 1:57 हुए हैं और मुझे मालूम है कि मेरा प्रेजेंटेशन मुझे 2 बजे से पहले खत्म करना है, तो वो चीज़ आपने इंश्योर कर ही लेनी चाहिए। गेटिंग मी? कि आपको जो टाइम दिया है, भले एक आध मुद्दा आप कम डिस्कस करो, पर आपका प्रेजेंटेशन टाइम में खत्म होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि टाइम से 5 मिनट पहले अगर खत्म करते हो, सो दैट क्वेश्चन आंसर के लिए समय मिले, या फिर आपने आज तक कभी भी किसी को ये कंप्लेन करते हुए देखा है क्या कि यार ये प्रेजेंटेशन जल्दी खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रेजेंटेशन लेते हो क्या, हर कोई कहता है, अच्छा तो था यार पर बहुत खींचा। ये बात होती है, तो वो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। यानी क्या यार, 3 घंटा मेहनत करने के बाद अगर ये बोल रहा है ऑडियंस की बहुत अच्छा था पर बहुत खींचा है यार, तो आपने जो पानी फिर गया है। तो मैं, मेरा मैसेज ये है कि जो भी टाइम अलॉट किया गया है, वो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप एक 5 मिनट पहले खत्म कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट और बेहतरीन आ जाता है। सो विद दिस एडिशनल मैसेज, इट इज ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड आई एम वेरी कीन टू टेक ऑन योर क्वेरीज नाउ। Thank you so much, sir, for your wonderful sessions, both the sessions. And किसी को कुछ पूछना है सर से? Excuse me, Anybody? excuse me, हेलो sir. सर। Hello. एक जण पूछिए प्लीज. हा, चौहान सर. आशिष सरला क्वेश्चन विचारायचं होतं मला. यस Yes, सर। sir. आशीष सर, अगर आपने अभी प्रेजेंटेशन में वो सिद्धार्थ कपूर का एक फोटो दिया था और उसमें आपने बोला था कि उसको आपने उसका बैकग्राउंड क्लीन किया है, तो वो किस तरह से क्लीन किया है सर? थोड़ा सा सर वो होता है, इसमें एक क्लियर बैकग्राउंड नाम से फंक्शन है पावर पॉइंट में। आप फॉर्मेट में जाएंगे सर, इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाइम नहीं है, ऑलरेडी 2 बज रहे हैं सर। पर मैं आपको फंक्शंस बता देता हूँ। आप इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन आता है जिसको क्लियर बैकग्राउंड कहते हैं। वो यूज करके बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हैं सर। सर, और एक थोड़ा सा पूछना था कि एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है और बॉटनी में बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स होती है जो हमें दिखाना ही पड़ता है, उसके सिवा हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप करेक्ट। वहाँ पे कैसे करेंगे सर? बैकग्राउंड क्लियर का बोल रहे हैं कि वो डायग्राम्स कैसे दिखाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, डायग्राम को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे सर? अगर पीपीटी में अगर लेना है मुझे, तो वो मैं किस तरह से लूँ उसे? सर पीपीटी में ही स्मार्ट आर्ट नाम से एक फंक्शन है, वो आप यूज कर सकते हो डायग्राम बनाने के लिए। और उसको डायग्राम ना सर बनाना है अगर सर एनिमेट एक्चुअली। कर देंगे तो और बेटर हो जाता है सर। अगर वो फ्लो चार्ट है, प्रोसेस चार्ट है, अगर वो डायग्राम जो आप बात कर रहे हो हाँ, कि हाँ, हाँ। स्टेजेस है, लाइफ साइकिल है, तो स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे फंक्शंस है सर। एज मेनी एज 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड दोस स्मार्ट आर्ट्स यू कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज। तो एक बार स्मार्ट आर्ट फंक्शन ठीक से लेवरेज कर लीजिए सर, बहुत ही ब्यूटीफुल फंक्शन है। और स्मार्ट आर्ट को आप टुकड़ों में एनिमेट कर देंगे ना, तो ये असर बहुत ही बेहतर आ जाता है सर। जैसे आप बॉटनी की बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल की वगैरह भी बात होती होंगी वहां पे। तो हाँ, ये हाँ, हर एक जो साइकिल है ना, उसका हर एक एलिमेंट, हर एक फेस को हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो जाएगा सर प्रेजेंटेशन का। एक्चुअली उसमें सर डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी ना, कि आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो उसमें, उस स्मार्ट आर्ट में? देखिए सर, ड्रॉ हम लोग तो तैयार कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट फंक्शन है, उसमें हम लोग तैयार भी कर सकते हैं। उसमें ना रिजोल्यूशन बहुत बेहतर आ जाता है अगर हम लोग खुद ओके, तैयार करते हैं। अगर ओके। ये कहीं से आप लेके आ रहे हो इमेजेस, खास करके गूगल में वो डायग्राम अवेलेबल है, तो मेक श्योर दैट कि इट इज ऑफ हाई रिजोल्यूशन। कि अगर आप उसको स्प्रेड भी करते हो यानी स्ट्रेच भी करते हो, तो वो ब्लर ना हो। हाँ, यू हाँ, शुड टेक हाँ। अटमोस्ट केयर ऑफ इट। डेफिनेटली और सर। अगर किताब से, अब अगर आप बोल रहे हो कि स्कैन करके आपको, अगर किताब से ही एक फोटो लेके हाँ, आपको हाँ, डालना है, तो हाँ। उससे ना डालना है। रिजोल्यूशन बहुत भद्दा आ जाता है सर, अच्छा नहीं दिखता है वो। तो उसके लिए क्लीनिंग फंक्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको हाँ, हाँ, पावर पॉइंट में क्लीनिंग फंक्शन है। उसमें हाँ, हाँ, आपका ट्रांसपेरेंसी, कॉन्ट्रास्ट, ये सब आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो, जो स्कैन करके लेके आते हैं। और पता ही नहीं चलता है कि वो स्कैन इमेज है, पर उसके लिए थोड़ा सा हैंड्स ऑन चाहिए सर। अच्छा। हाँ सर, हाँ। ओके, ओके। थैंक यू सर, अच्छा सर। Hello, sir. Am I audible? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, इंगोले सर, आई कैन हियर हेलो, यू। यस सर, यस। थैंक यू सर। एक्चुअली आई विल ऑलवेज रिमेम्बर योर प्रेजेंटेशन सर।
My question is that I want to publish a book, sir. So which font should be better? बुक के लिए तो स्टीरियोटिपिकल सर टाइम्स न्यू रोमन ही जाता है, पर उसमें अच्छा। उसमें जैसे मैंने आपको बताया सेरिफ वाले जो फॉन्ट्स है वो बेटर जाते हैं। एक कैम्ब्रिया नाम से फॉन्ट आता है सर जो बुक में बहुत बेहतर जाता है। एक सेंचुरी गैथोलिक नाम से फॉन्ट है वो भी बेहतर जाता है बुक्स में। और एक बुक्समैन ओल्डमन नाम से एक बुकमन फॉन्ट है स्टाइल, वो बुकमन स्टाइल, बुकमन स्टाइल, यस। वो मेरे ख्याल से बुक के लिए ही बना है जो बेटर जाता है बुक में। और सर ये थोड़ा सा आप अगर कोई प्रोफेशनल पब्लिकेशन के पास जा रहे हो तो उनके पास ये कमर्शियल फॉन्ट्स होते हैं, तो उनको बोलिए कि मुझे एटलीस्ट एक पेज 5 तरीके से 5 अलग अलग फॉन्ट में टाइप करके दीजिए, उसमें से कोई एक मैं फाइनल करूंगा। Okay, okay. It will be better. Okay, thank you, sir. ओके सर। आरती मैडम, आरती चौधरी मैडम, आपको कुछ पूछना है? हेलो। हेलो, हाँ। यस गायकवाड़ सर, यस। Yes, sir. Thank you very much, sir. From last 3 hours, we are listening your lecture, sir. It really it was very effective, and definitely it will we will make a presentation that will be effective that time also, and we will prepare. But sir, uh, from last 3 hours, we are listening your voice, but we didn't see your face. I want to see your face, sir. Sir, presently I am not presentable. That is why I am not keeping my video on. Hello. हेलो, Am I audible, madam? यस यस, युअर नेम प्लीज? Aarti Chaudhary. येस येस. आशिष सर, आवाज येतोय? आरती मॅडम थोडंसं लाऊड प्लीज. Hello, sir. आवाज येतोय आता तुम्हाला? हा आता येतोय मॅडम. Okay, okay. Sir, I very first congratulated to you for delivering such a nice session and updating us by giving advanced tips in PowerPoint. And I belongs to Yeshwant Mahavidyalaya Wardha, and in next year, peer team will visit in October 2022 in our college. So with that same platform, I would like to invite you for the presentation, online presentation, definitely, sir. And I very much impressed by your lecture, and definitely I will contact you in that regard. Thank you once again, sir. Sure ma'am, it will be my pleasure. Thank you, sir. यशवंत मैडम, यशवंत कॉलेज के साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि हमारे प्रोग्राम्स प्लान हुए थे पर समहाउ वो पोस्टपोन हुए और कभी मटेरियलाइज हो नहीं पाए आरती मैम। डेफिनेटली बट डेफिनेटली आई विल लाइक टू गेट एसोसिएटेड विद यू। ऐसा नहीं होगा सर, डेफिनेटली आप होगे लेक्चर्स। नहीं नहीं, वो कुछ टेक्निकल रीजन होगा। ठीक है सर, ओके सर। अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग? तो ये सारी टिप्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। And from all the participants, I thanks Dr. Ashish Linge sir for today's session. Friends, सर का जो एक बचा हुआ सेशन है, I am audible? Yes. Yes, ma'am. Yes. यस तो सर का आज तो अपन ने 2 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट किया, बट जो अपना ऑलरेडी अलॉटेड जो स्लॉट था जिस टॉपिक के लिए, वो अभी अपना सॉफ्टवेयर वाला जो रिसर्च से रिलेटेड है वो अपन कल कवर करेंगे। तो कल के टाइमिंग्स में थोड़ा बता देती हूँ। सर का सेशन अपना 2:30 को रहेगा आफ्टर योर लंच ब्रेक। आशीष सर, विल इट बी ओके 2:30 to 4 PM? यस मैम। यस तो मॉर्निंग के सेशंस अपने 11 से 2 बजे तक एज इट इज रहेंगे, फिर 2 से 2:30 अपना लंच ब्रेक रहेगा और 2:30 से 4 फिर लिंगे सर का जो बचा हुआ आज का सेशन है वो अपन कवर करेंगे। तो कल थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि यू विल बी हैविंग ऑनलाइन सेशन टिल 4 o'clock। ओके पार्टिसिपेंट, टाइमिंग समझ में आ गए?
Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. ma'am. So thank you, Ashish sir, for today's session. See you tomorrow, sir. Thank you, ma'am. Thank you for the invitation and Sir, wish you all the उद्या best, all the Thank you. participants. सर उद्या व्हिडिओ ऑन कराल थोड्या वेळासाठी. Please, yes, sure, ma'am. I'll make it sure. Yes, yes. Yes. सर Sure, लास्ट sir, मध्ये sure. ऍक्च्युली कसं व्हिडिओ ऑन केल्याने थोडा कनेक्शनचा प्रॉब्लेम येतो, तो लास्ट मध्ये इफ यू डोंट माइंड यू कॅन ऑन युअर व्हिडिओ. Sure, ma'am. यस. ठीक है सर. ओके, मिलते हैं कल और Yes. एक एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करेंगे कल. Yes, sir. Sir, thank Thank you. you very much. Thank you. Thank you, sir. And thank you With all your of you. permission, I'm Thank you, leaving the sir. meeting now. Yes, sir. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you all of you. Thank you, ma'am. आज अपन यहीं पे रुकते हैं. कल अपना थोड़ा सा हेक्टिक डे रहेगा, बट थोड़ा सा प्रिपरेशंस के साथ खाना वाना खा के अपन 4 बजे तक ऑनलाइन रहेंगे. सो सी यू टुमारो एट 7:30 फॉर अवर योगा सेशंस. कल के सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कल आकाश जैन सर आएंगे, अपने को प्रेजी सॉफ्टवेयर से पीपीटीज कैसे बनाते हैं वो पढ़ाएंगे. प्लस एक रिसर्च का टूल वो बताने वाले हैं, साइटेशन टूल. अगर आपने सुना होगा तो जोटेरो और मेंडले, ये नाम आपने शायद सुने होंगे, रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर्स. उसमें से एक सॉफ्टवेयर का वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और बाकी के जो भी साइटेशन टूल्स है वो आशीष सर कवर करेंगे फिर कंटिन्यूएशन में. तो कल का दिन थोड़ा सा ज्यादा ना एक्सटेंडेड पार्ट रहेगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके. Okay, ma'am. Okay, ma'am. सी यू Okay, ma'am. टुमारो. यस. कल Okay. सुबह मिलते Okay. हैं. अभी सेशन नहीं है अपना. ठीक है, चलिए Okay, ma'am. कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे. गुड डे. Good day, ma'am. गुड डे.